कर रहे हैं कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे ज़मीन के ऊपर बन गया, ठीक है। वी हैव अ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम कैसे बना। तो आपसे मैंने ये बात की कि इनिशियली हमारी ज़मीन बड़ी गर्म थी, फिर इसके ऊपर कई सौ साल बारिशें होती रही हैं, इसके ऊपर जो है वो समंदर बने हैं, ठीक है, नदी नाले ओशन, और ऐसे प्लांट्स लाइफ आई है। तो जब इसके ऊपर ज़लज़ले वगैरह आते हैं, नेचुरली ऐसा हुआ, तो जो आपकी जो एक्वेटिक लाइफ थी और जो प्लांट्स थे वो सारा डिके हुआ। जब उनका डिके हुआ तो इसको इसको कई सौ साल इसको लगे डिके के रिजल्ट में। तो वहाँ कार्बोनाइजेशन हुई है, और कार्बोनाइजेशन का ये मतलब है कि वहाँ जो वुड जो थी वो कन्वर्ट हुई कोल के अंदर अंडर द अर्थ क्रस्ट, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस था। तो इसको हमने कहा था दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ अ वुड इनटू कोल अंडर द अर्थ क्रस्ट बाय बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो आपकी एक्वेटिक लाइफ थी, ठीक है, आपकी एक्वेटिक लाइफ जो है वो आपकी कन्वर्ट हो गई है किसके अंदर, जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रूड ऑयल। हम इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पेट्रा, ठीक है, ओलियम, ठीक है, पेट्रा ओलियम। बेसिकली जो लफ्ज़ आपका पेट्रा ओलियम है, इसको अगर हम देखें तो ये जो लफ्ज़ आजकल आपका पेट्रोलियम है वो निकला पेट्रा और ओलियम, ठीक है। पेट्रा जो है इसका मतलब होता है रॉक्स, ठीक है, और ओलियम का मीनिंग होता है आयल, ठीक है। यानी अगर पेट्रा की बात करते हैं तो पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक्स, पेट्रा का मीनिंग रॉक्स, ठीक है। और जो ओलियम है उसका मीनिंग क्या होता है आयल, ठीक है। तो इनिशियली चाइना में ये जो है वो जो पेट्रोलियम था वो चट्टानी इलाकों से निकला, पहाड़ी इलाकों से निकला। तो उन्होंने कहा कि ये पेट्रा ओलियम है, ठीक है, यानी चट्टानों से रॉक से निकलने वाला आयल है, ठीक है ना। लेकिन ये डेफिनेटली रॉक से निकलने वाला आयल नहीं था, ये बेसिकली जो एक्वेटिक लाइफ जो डिकम्पोज हुई थी उसके रिजल्ट में जो है ये क्रूड ऑयल बन गया था। अब ये जो क्रूड ऑयल बना है, क्रूड ऑयल को बोलते हैं ये जब वो जो हमारा क्रूड ऑयल है, अगर इसको हम देखें तो दिस इज वेरी सिंपल। क्रूड ऑयल जो है वो बहुत थिन होता है, सॉरी बड़ा थिक सा होता है, थिक होता है, और ये समटाइम जब वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, या समटाइम जब वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के बाद नेचर ऑफ अर्थ किस तरह की है। तो ये थिक सा होता है, ब्लैक या ग्रे कलर का होता है, डिपेंडिंग ऑन के वहाँ जमीन का स्ट्रक्चर कैसा था और किस तरह की एक्वेटिक लाइफ है उसका डिकम्पोजिशन हुई है। अब ये जो आपका क्रूड ऑयल है ना, जो है इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसको ड्रिल आउट करना है, और ड्रिल आउट करके फिर हमने इसको डिफरेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब ज़मीन से निकलता है ना ये, तो मैंने आपको कहा बड़ा गाढ़ा सा होता है, गंदा सा होता है, ब्लैक सा या ग्रे सा होता है, ठीक है। आज भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो आपको नहीं पता, आपके पेरेंट्स को पता होता है कि पेट्रोल के कलर से पता चल जाता है कि ये कलर जो है वो पेट्रोल जो है ये ईरानी पेट्रोल है या सऊदी अरेबिया से इम्पोर्ट हुआ है, क्योंकि मोस्टली पेट्रोल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। और हम उसकी जो है वो उसको साफ हम पाकिस्तान में करते हैं, फ्रैक्शन डिसेशन हम खुद इसकी करते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इसकी फ्रैक्शन डिसेशन हमने की है वो कैसे की है, अब इसके बाद मैं जो है वो अगले पेज की तरफ आता हूँ और इसकी फ्रैक्शन डिसेशन के ऊपर बात करते हैं। इसका नया पेज कैसे खोलना है, नहीं क्लियर नहीं करना इसको। अच्छा चलो जी, अब इसको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ क्योंकि मैं इसको देखता हूँ। अब दूसरा आ गया हमारे पास कि जब ये क्रूड ऑयल आपने ले लिया, तो क्रूड ऑयल जो उसको आपने इंपोर्ट किया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको डिफरेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक लंबा जो है वो टावर हम बनाते हैं, ठीक है, और ये इसका जो है वो बेस, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास डिफरेंट कूलिंग जोन हम बना रहे हैं, ये कूलिंग जोन हमारा, ठीक है, ये हमारा जो है वो कूलिंग जोन, ठीक है। ये ऐसे बबल कैप्स इनको बोलते हैं, बबल कैप्स, ठीक है, ये ऐसे बबल्स कैप बनती जा रही हैं।
ये बबल कैप बनती जा रही है। ठीक है, ऐसे ये कैप की तरह की होती है, इसको बोलते हैं बबल्स कैप्स। ठीक है, इसके नीचे जो है वो ट्रे लगी होती है। ठीक है, इसके नीचे जो है वो ट्रे लगी हुई है ऐसे। ठीक है, और इससे एक पाइप निकलता है। ठीक है, इधर भी ट्रे लगी हुई है नीचे। पहले मैं ट्रे बना लेता हूँ, ऐसे ट्रे, ऐसे जो है वो ट्रे लगी हुई है। ठीक है, ये डिफरेंट ट्रेज इसके अंदर लगी हुई हैं। ठीक है, इस तरह ये ट्रेज लगी हुई हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं बड़े आराम से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ एक पाइप लगा होता है, ये पाइप लगा हुआ है, ये इधर ऐसे, ये किधर मैं बना लेता हूँ, मैं थोड़े बनाता हूँ स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, ये आपका पाइप एक लगा हुआ है। एक इसका ये पाइप लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका नीचे बहुत बड़ा कंटेनर। इधर भी आपके पास जो है वो एक पाइप लगा हुआ है ये, और ये आगे इसका बहुत बड़ा कंटेनर। ठीक है जी, अब ये बेसिकली जो है वो कूलिंग जोन है। एक कूलिंग जोन ये आपका बना हुआ है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट, डिफरेंट कूलिंग जोन है। ठीक है, यानी एक आपका कूलिंग जोन ये बना हुआ है। ठीक है, एक कूलिंग जोन ये बना हुआ है। ठीक है, एक कूलिंग जोन इसका ये बना हुआ है, और एक कूलिंग जोन ये बना हुआ है, एक कूलिंग जोन ये बना हुआ है, और इस तरह डिफरेंट कूलिंग जोन बने हुए हैं। ठीक है, जो पहला कूलिंग जोन है अगर इसको हम देखें तो यहाँ क्या है जी, दिस इज वेरी सिंपल। 25, 30 to 80 और 80 to 70। जस्ट 1 मिनट। ये बुक खोलो जी, बुक खोलो। यहाँ पहला टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ जी, इधर दूसरा मुझे लिखाओ जी। चलिए आ जाओ, नहीं मेरी। हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बुक खोल के लिखाओ जी जरा प्लीज। जी, दूसरा टेम्परेचर जोन कौन सा है जी? नीचे इसका जरा बुक में डायग्राम देखो। सर 30 to 80। हाँ चरण जी, एक मिनट प्लीज। ठीक, ये आ जाएगा 30 to 80। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 to 80। जी नीचे वाला जोन में जी प्लीज, इसमें क्या आ गया जी? 80 to 170। 80 to 170। और इसके नीचे वाले जोन में जी? 170 to 250। 170 टू, आगे जी 250। 250। चलें, इतना ही काफ़ी है जी। अच्छा, अब हुआ क्या है, देखें बड़े आराम से मेरी बात सुननी है। जैसे मैं इसको इसको हीट करता हूँ ना, जो क्रूड ऑयल मेरा जो है, ठीक है, इस क्रूड ऑयल को मैंने हीट किया। कितने में हीट किया? इसको मैं हीट कर लेना राउंड अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे इसको मैंने 400 डिग्री पे हीट करना है, तो इसने सारे ने वेपराइज हो जाना है। ठीक है, तो जैसे इसका वेपराइज हो जाएगा, तो इसके ये वेपर जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ से वेपर निकलेंगे तो इसके वेपर ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहे हैं वेपर इसके। ठीक है, अब वो वेपर जो है, जिन वेपर ने जाके ठंडा होना है 170 to 250 के दरमियान, वो वेपर जो है वो, क्योंकि ये जो बबल कैप आपको नजर आ रही है, ये बबल कैप, ये इस पूरी बबल कैप का टेम्परेचर कितना है? 172 to 50 के दरमियान है, यानी दिस टेम्परेचर ऑफ दैट बबल कैप है। ठीक है, और इस बबल कैप का, ये पूरी बबल कैप एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर, बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना है? 80 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस बबल कैप का टेम्परेचर कितना है? इस बबल
अच्छा सॉरी जी, वो अच्छा सॉरी जी, वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उस लिहाज से वो डायग्राम सारी ख़राब होगी मेरी। ठीक है, लेकिन मैं दोबारा जो है वो यहाँ थोड़ी सी डायग्राम बना देता हूँ, ये सामने इसके आ जाएगी। ठीक है, देखिए अभी जो मेरी आपसे बात हो रही थी, अगर इसको आप देखें तो मैंने आपको इस तरह के डायग्राम बना के दे रहा था। ठीक है, कि आपके पास जो है वो ये आपका टावर सामने, समझाता हूँ मैं आपको, लेकिन एक पिक्चर शो कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपकी बबल कैप बनी हुई है। ठीक है, ये बबल कैप आपकी, और इस बबल कैप का टेम्परेचर जो है वो कितना आपका, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर, और एक बबल कैप ये बनी हुई है। और मैंने आपसे ये कहा था कि इस बबल कैप के नीचे एक ट्रे बनी है, ऐसे ट्रे बनी हुई है। ठीक है ना। अब ये जो ट्रे जो है, इससे हमने एक ड्रेनेज पाइप हमने बाहर निकाला हुआ है, जो जाके एक बड़े टैंक में जाके वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे पाइप हमने दिया हुआ है। ठीक, अब एक इधर ट्रे मैंने आपको शो की कि इधर ट्रे बनी हुई थी ऐसे। ठीक है, और इधर जो है वो एक ड्रेनेज पाइप लगा हुआ था। ठीक है, और वो ड्रेनेज पाइप फिर जो आपको डेफिनेटली कहाँ जाता है, एक बहुत बड़े टैंकर में जाके वो जमा हो जाता है। ठीक है, अब वो वेपर जिन्होंने जो है वो इसका टेम्परेचर कितना जी, मैं सपोज कहता हूँ कि इस पूरे का टेम्परेचर जो है कितना है, वी हैव अ जो है वो 30 to 80। ठीक है, यानी ये 30 to 80 है जी इसका टेम्परेचर, 30 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो दूसरा जो है इसका टेम्परेचर कितना जी, वी हैव 80 to 170। मैं बुक के साथ चलना शुरू हो जाता हूँ, 80 to 170, 80 to 170। अब हो क्या रहा है कि वो वेपर जिन्होंने आके कंडेंस होना है 80 to 170, वो जाके इधर जाकर टकराएंगे। तो जैसे टकराएंगे तो इस बबल कैप का टेम्परेचर जो है 80 to 170 है। अब वो वेपर जो है वो नीचे गिरेंगे कंडेंस होके, जैसे नीचे गिरेंगे तो वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ आएंगे, और लिक्विड की फॉर्म में यहाँ इससे ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएंगे, बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। और वो वेपर जिन्होंने 30 to 80 पे कंडेंस होना है, क्या वो इस बबल कैप से टकराने के बाद वो कंडेंस होकर नीचे गिर जाएंगे? जी मिनार, जिनका टेम्परेचर 30 to 80 है, क्या वो इधर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं, वो नहीं होंगे। ठीक है, वो टकराएंगे, लेकिन डेफिनेटली जब वो चूंकि हाई प्रेशर से नीचे जा रहे हैं, गैस की फॉर्म में, तो वो यहाँ से निकल के फिर ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऊपर जैसे जाके इस बबल कैप से टकराएंगे तो वहाँ उनको टेम्परेचर 30 to 80 मिल जाएगा, तो इससे वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं जी? ठीक है, अब कोई बच्चा जो है वो प्लीज़ जो है वो मेरे साथ इधर आ जाएं। ठीक है, आमना जुवेद एक बच्ची है। आमना जुवेद, ये मैं क्या समझा रहा हूँ, ये कैसे जो क्रूड ऑयल था आपका वो कैसे सेपरेट हुआ? जी जी, चलें अतिया कादर, मुझे आप बता दें। सर क्रूड ऑयल वेपर्स की फॉर्म में जाएगा, फिर जब टेम्परेचर के मुताबिक जब वो हीट होगा तो डबल कैप से टकराएगा, फिर कंडेंसेशन होगी उसकी, फिर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो फिर अलग कंटेनर में अलग हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल। अब देखो, जो वेपर एक एक बबल कैप इधर बनी होगी, डेफिनेटली एक बबल कैप इधर बनी है, एक इधर बनी है, एक इधर बनी है, एक इधर बनी है, एक इधर बनी है। अब यहाँ जब टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री है, तो यहाँ मुझे पेट्रोलियम गैस मिल रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेट्रोलियम गैस, इधर मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। जहाँ टेम्परेचर जब वो 30 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ मुझे ईथर मिलेगा। ठीक है, ईथर क्या होता है, मैं अभी इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर एक कार्बन ऐसे हो, ठीक है, फिर ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, और फिर दूसरा फिर कार्बन आ जाए, ठीक है, यानी ये दो कार्बन के दरमियान अगर ऑक्सीजन आ जाता है ना, तो उस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं ये ईथरिक फैमिली। जैसे अल्केन फैमिली थी, अल्कीन फैमिली थी, अल्काइन फैमिली थी, ऐसे ये कौन सी फैमिली बन जाएगी? ईथर फैमिली बन जाएगी। यानी आपने देखना कि दो कार्बन के दरमियान कहीं ऑक्सीजन आया हुआ है, ठीक है, तो जैसे हम अगर आया होगा तो उसको बोलेंगे सर ये क्या है, ईथर है। ठीक है ना। जैसे कोई जो है वो बच्चा कोई एवं जीबो गरीब हरकत कर रहा हो, तो बंदा कहता है कि ये शदाई है, तो शदाई एक फैमिली का नाम पड़ गया ना, हर बच्चा जो
उस तरह दी उल्टियां सीधी हरकत करेगा तो कहोगे शदाई है जी। तो शदाई जो है एक फैमिली का नेम आ गया ना, इस तरह ईथर भी एक फैमिली नेम है। अब ये अगर टेम्परेचर 80 to 170 है तो उधर जो मुझे फ्रैक्शन मिलेगी वो गैसोलीन होगी। गैसोलीन जो है ऐसा केमिकल नेम ऑफ पेट्रोल, ठीक है। और अगर टेम्परेचर मुझे 170 to 250 के दरमियान मिला तो वहाँ कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल को बोलते हैं मट्टी का तेल, जो हम डोमेस्टिक घरों में भी इस्तेमाल करते हैं और ये जेट जहाज में भी डाला जाता है। फिर आता है डीजल ऑयल, ठीक है। डीजल ऑयल जो है मुझे 250 से 350 डिग्री पे मिलेगा। और फिर मुझे मिलेगा फ्यूल ऑयल, ठीक है। इसको बड़ी बड़ी फर्नेस में जलाते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जलाते हैं इसको, और इसको ये किस फ्रैक्शन मिलेगा, 350 to 400 डिग्री पे ये मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर मुझे सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो रेजिड्यू होगा, ठीक है। यानी सारी पेट्रोलियम से सारी फ्रैक्शन निकल गई हैं। इसका मतलब जो आपका पेट्रोलियम है, अगर आप गौर से देखें, ठीक है, तो आपका जो क्रूड ऑयल है, आपका जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल आपका जो है वो आपका मिक्सचर है। यानी जो आपका क्रूड ऑयल जो है, दिस इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है जी, ठीक है, कंपाउंड नहीं है। और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपने डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के असूल पे लैदा कर लिया। तो एक ऐसा मेथड जिसमें आपने एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से लैदा कर लिया, इस टेक्निक का नाम क्या पड़ गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या इसको बोलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है जी। तो ये आपके पास आ गया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो है बेसिकली एक मेथड है जिसमें हमने जो क्रूड ऑयल जो था, देखो इसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं, इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं। ये हमारा क्रूड ऑयल, इसको एंटर किया, ये मेरा फ्रैक्शनेटिंग टावर है। इस टावर के अंदर आपको समझा दिया मैंने कि अंदर का प्रोसेस का क्या होता है, ठीक है। तो इस टावर के अंदर जो है ये डिफरेंट फ्रैक्शन मुझे लैदा होना शुरू हो गई, ठीक है। क्यों लैदा शुरू हो गई है, कि उनके बॉइलिंग पॉइंट लैदा थे, ठीक है। अब इसमें ये एक और बात आ जाती है इसमें, दिस इज वेरी सिंपल है, ठीक है। देखो ये जो फ्रैक्शन मुझे ऊपर मिल रही है पेट्रोलियम गैस की फॉर्म में, पेट्रोलियम ईथर की फॉर्म में, गैसोलीन की फॉर्म में, इनके अंदर कार्बन रेंज कम है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो आपको आप दूसरा टॉपिक लेकर जाता हूँ जो कि बड़ा आसान सा है, ठीक है। और वो क्या है, वो आपका ये टॉपिक है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ इसको। तो देखो जो पेट्रोलियम गैस आपको मिली है उसमें कार्बन कितने हैं, C1 to C4। C1 to C4 का मतलब क्या है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन भी हो सकती है, ब्यूटाइन भी हो सकता है, क्योंकि C1 to C4 है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर था अप टू 25 डिग्री से इसका बॉइलिंग पॉइंट था। इसको हम क्या करते हैं, एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसा फॉर्म ऑफ LPG। LPG का मतलब क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन ब्लैक बनती है, नीडेड इन टायर इंडस्ट्री। हाइड्रोजन गैस भी बनती है, नीडेड फॉर अमोनिया, ठीक है, एंड यूज टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट फर्टिलाइजर। लेकिन मैं ये कल डिटेल से पढ़ाऊंगा, सिर्फ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेट्रोलियम गैस, फिर देखो पेट्रोलियम ईथर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 से 7 तक, ठीक है ना। फिर गैसोलीन क्या है जिसमें C7 से C10 तक कार्बन है। फिर आप इसको देखें तो आ जाएगा आपका कैरोसिन ऑयल जिसमें C10 से C18 तक है। और फिर डीजल आ जाएगा C18 टू C13 टू C15 तक। फिर फ्यूल ऑयल आ गया, उसमें कितने, C15 टू C18 तक, ठीक है ना। तो बात सिर्फ आपको कहने की ये है, ठीक है। इसका मतलब आ गया कि वो हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा वो ऊपर वाले टावर के हिस्से में जाएंगे, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो नीचे वाले टावर के हिस्से में रह जाएंगे। ऐसी बात है ना, ठीक है। और जिनके अंदर कार्बन रेंज ज्यादा है, मतलब कार्बन कार्बन चेन लॉन्गर है, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन चेन लॉन्गर है उसका, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसका, ज्यादा उसका, ठीक है। यानी अगर उसके अंदर जो है वो कार्बन एटम की रेंज ज्यादा है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या उसका ज्यादा है इसका। मसलन जस्ट 1 मिनट जी, ठीक है। मसलन आप कहते हैं जी एक आपका कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन, ठीक है, ये आपका आ गया कार्बन, ठीक है। फिर आ गया कार्बन, ठीक है। फिर आ जाएगा कार्बन, ठीक है। फिर आ गया कार्बन।
ऐसे चेन लेंथ जैसे जो है वो आपका मैंने बताया था ब्यूटेन पेंटेन, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ जाएगा 6 हेक्सेन ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे जब 7, ठीक है, ऐसे आना शुरू हो जाएगा। तो जिसके अंदर कार्बन रेंज ज़्यादा होगी, कार्बन की लेंथ ज़्यादा होगी, वो उसका उसका मेल्टिंग पॉइंट उस हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देखें इसमें मैंने आपको कहा था अभी, उसने कहा कि C1 to C4 यानी एक कार्बन वाला कंपाउंड है और दूसरे कितने हैं C4, 4 कार्बन वाले कंपाउंड है, ठीक है। फिर इधर देखें तो चेन लॉन्गर होगी, फिर चेन लॉन्गर होगी, फिर चेन लॉन्गर और फिर चेन लॉन्गर और लॉन्गर चेन होती जा रही है, ठीक है ना। तो जो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन होंगे इसका उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होते हैं, और जो स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है। यानी ऊपर कौन से हैं, स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन, और नीचे कौन से हैं, जो है वो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन। तो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट क्या हाई होते हैं और स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। जी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटे, जी फॉलो किए। यस सर। अच्छा अब आपने प्यारा बच्चा बन के ना, तो आपने ये पेट्रोलियम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, याद नहीं कोई भी करना, पढ़ना है ये पेट्रोलियम, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, ये सारा पढ़ना, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने का, ये सारा पढ़ना आपने, ठीक है, ये सारा आपने पढ़ना है, ठीक है, ये पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है आपने, याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इसको आपने ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम तक पढ़ना है आपने, ठीक है, याद कुछ नहीं करना, इतना पढ़ के आपने आना कल, ठीक है। चलें बहुत शुक्रिया आपका।